ठीक है जी। तो डिस्कशन हमें करनी है आज एरेस के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें कि ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं एरे, और इसका मकसद ये होता है कि आप किस तरीके से जो है वो डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके क्या एडवांटेजेस हैं। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वो बात हमें समझ में आएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एरे हमारे पास नहीं है। अगर हम एरे यूज़ नहीं कर सकते तो, और यूज़ नहीं कर रहे, एरे का कॉन्सेप्ट ना हो, तो फिर क्या होगा, तो मैं इसका एडवांटेज जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो ये समझें कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे ये पूछता हूँ कि मैं अगर 5 वेरिएबल बना लूँ, जैसे मैंने बना लिया इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी और इंटीजर ई, ये मैंने मिसाल के तौर पे 5 वेरिएबल्स बना लिए। तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेंगे? 4 बाइट के हिसाब से 20 बाइट्स जो हैं ये क्या लेंगे, मेमोरी में जगह लेंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ हमें पता है कि ये मेमोरी में कहाँ बनेंगे, किधर बनेंगे? कुछ इस किस्म का आइडिया है हमें? नहीं सर, ये हमें नहीं पता। ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि ये कहीं भी मेमोरी में किसी भी जगह बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और इसमें मैंने लिख दिया 5, तो अब कितने वेरिएबल बनेंगे? 5। हाँ भाई, कितने वेरिएबल बनेंगे? वही 5 अभी भी 5 वेरिएबल्स बनेगी। ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, 5 वेरिएबल अभी भी बनेंगे, और मेमोरी में कितनी जगह लेंगे? वही 20 बाइट्स ही लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं और एक इस तरह जो है वो एक एरे बना दूं, तो एक ही बात है स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन और मेमोरी उतनी लगती है, लेकिन फिर एरे क्यों यूज़ करते हैं? सर हमें पता है लोकेशन क्या है, एड्रेस पता है हमें। तो वो तो वेरिएबल का भी पता होगा। पहले वाले का अगर हम पहले वाले का एड्रेस निकाल लें तो तो हमें पाँचों का पता है। हाँ, देखें, इसमें इसको एक प्रॉब्लम से समझें। इस मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम ये है कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, और प्रोग्राम में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के नाम हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे उन सबके नाम इनपुट लेने, फिर उनके 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स इनपुट लेने, और फिर उनका जो है वो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके ग्रेड और जीपीए निकालनी है। ये प्रोग्राम है, सिंपल मार्कशीट समझ लें। अब ये प्रोग्राम अगर मैं बनाऊं और विदाउट यूजिंग एरे बनाऊं, तो उसमें क्या क्या होगा चीज़ें? सबसे पहले मुझे नाम इनपुट लेना है, 5 अलग अलग, तो 5 वेरिएबल बना के 5 लाइनों में तो वेरिएबल बनेंगे, फिर 5 लाइनों में तो मैं इनपुट लूँगा यूज़र से। ठीक है, फिर मुझे अगर 5 सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, तो मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? हर इसके 5 अलग अलग 25 वेरिएबल मुझे बनाने पड़ेंगे फॉर मार्क्स। अच्छा, इसमें एक मसला मेरे सामने ये आ जाएगा कि जब मैं स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट ले रहा हूँ तो उस वक्त तो वेरिएबल के नाम मैंने क्या रखे होंगे, उनके नाम रख दिए या कुछ भी रख दिया। अब मैं जब मार्क्स इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा होगा वेरिएबल का नाम क्या रखूँ। पहले सब, यानी कि वेरिएबल के नाम भी मुझे ऐसे रखने पड़ेंगे जो बाद में समझ में आए, कि स्टूडेंट 0 के, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स। ठीक है। अच्छा, चलें, मार्क्स भी इनपुट ले लिए, फिर लेने के बाद अब मुझे कैलकुलेट करना है। अब जब मैं एवरेज निकालने जाऊंगा तो फिर मुझे 5 वेरिएबल अलग अलग एक एक उठा के उनको सम करके फिर उनको 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये कि अगर आप गौर करें तो इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर अभी तो 5 स्टूडेंट हैं, अगर ये हो जाए 50 स्टूडेंट तो पूरा दिन ही लग जाएगा मुझे प्रोग्राम कोड करने में। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसी प्रोग्राम को अगर मैं बाय यूजिंग एरे करूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा?
फिर होगा ये कि एक लूप के अंदर मैं इनपुट ले लूँगा 2 लाइनों में। मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली एक फॉर का लूप इस तरीके से लगाऊंगा, i इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ, और फिर उसके बाद क्या करूँगा i प्लस प्लस, और अगर मिसाल के तौर पे मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है, स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और ये वे जाके जो है वो मैं अपने एरे में अगर जैसे मैं स्टोर करवा रहा हूँ, मैंने लिख दिया ARR, तो ये 2 लाइनें जो हैं वो 5 इनपुट ले लेंगे। अगर एरे का साइज 50 होगा तो ये 50 इनपुट ले लेंगे। यानी एरे बनाने से मुझे एडवांटेज ये हुआ कि इन 5 वेरिएबल के अंदर नेविगेट करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब मैं इसी लूप की मदद से जो है वो मैं मार्क्स भी इनपुट ले सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी लूप, एक और लूप की मदद से जो है वो मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, और लूप की मदद से जो है वो मैं जो है वो और मज़ीद काम कर सकता हूँ। देखें, पहला काम तो हमें करना है कि यूज़र से क्या करना है, 5 लाइनें इनपुट लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा भाई, हमें कौन सा पैकेज चाहिए? पैकेज चाहिए मौजूद है, हमें इंपोर्ट करवाना होगा। इंपोर्ट जावा डॉट स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। वही हो रही है, आ जाओ चेयर पे, इसको चेयर दे दो। तुम पिछले हफ्ते आए थे? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, तो असल में स्टूडेंट कम थे तो हमने कहीं क्लास ले रहे। ये जूते वूते पहना हुआ है, इसको चेयर पे बिठा दो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पर जो है वो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया किसका, स्कैनर की क्लास का। अब मुझे पहला टास्क क्या है मेरा, 6 इनपुट लेना है। जाहिर है मुझे एरे तो बनाना पड़ेगा, तो मैं बना रहा हूँ इंटीजर, और ARR ही नाम रख देते हैं इसका, और ये मैंने इंटीजर का बना दिया, एक 6 साइज का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब मुझे जो है वो इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करने का, फॉर का लूप, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, और ये हो गया i प्लस प्लस। ठीक है, इनपुट लेने के लिए मैं लिख रहा हूँ ARR i इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। क्या करेगा कि 5 वैल्यू मेरे से इनपुट, 6 वैल्यू इनपुट लेगा। अच्छा, जब 6 वैल्यू इनपुट हो जाएंगी तो मुझे इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, तो वो मैं लूँगा जनाब, फॉर का लूप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से एक और ये भी मैं कहाँ से कहाँ तक लूँगा, 0 से 6 तक। ठीक है, और ये हो गया i प्लस प्लस। तुमने लास्ट वीक कोई क्लास ली नहीं है, तुम्हें क्या पता मैं क्या बता रहा हूँ? तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में को वो जो मैंने क्लासेस ली हैं लास्ट वीक, उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। एक सबसे पहली क्लास में थी, मैंने सेक्शन सीख किया और उसके बारे में। चलो ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मुझे निकालना है क्या, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए अगर लूप के अंदर ही प्रिंट आउट देना है तो उसके अंदर बना लें, अगर अलग से करना है तो आप जो है वो अलग से बना लें एक अदद लार्जेस्ट नंबर का वेरिएबल। ठीक है, ये मैं बनाया अंडरस्कोर लार्जेस्ट नंबर। अब फिर मैं एक चेक लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इफ़ अंडरस्कोर लार्जेस्ट नंबर इज़ लेस देन ARR i, तो क्या करो, फिर करो ये अंडरस्कोर लार्जेस्ट नंबर में जो है वो असाइन कर दो ARR।
ठीक है। इससे होगा ये कि अगर आप इस पर गौर करेंगे तो 6 नंबर मेरे पास इनपुट होंगे और ये क्या करेगा कि पहले जो भी नंबर होगा सबसे पहली वैल्यू जो है वो उसको 0 को कंपेयर करके पहली वैल्यू से अगर माइनस में हुई तो असल में माइनस में हुई तो फिर भी कोई मसला ही नहीं है ना, क्योंकि वो 0 तो स्टिल बड़ा है, 0 तो स्टिल बड़ा ही है ना उससे, तो क्या हुआ अगर सारी वैल्यूज माइनस में हुई तो फिर उनमें से कौन सा बड़ा है। हाँ, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप ARR 0 ही कर दें, सही है। वैसे चलें खैर माइनस वाले सिनेरियो में, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू आपने 0 कर दी, अब आप एक एक करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें चाहें तो एक लूप की आइटरेशन आप कब कर दें, 1 से शुरू कर दें इसे, क्योंकि आपने 0 को तो असाइन करें। जीरो किया है, हाँ, ये तो एक इंडेक्स से हो गया ना, सबसे पहला वेरिएबल एरे का। हाँ, ये तो खैर लूप तो 0 to 6 चल रहा है, ठीक है। बल्कि 6 चलाने की बजाय यहाँ हमें लिखना चाहिए ARR.length, ठीक है। तो और इसको चाहें तो आप 1 से शुरू कर दें, क्योंकि 0 तो आपने असाइन कर ही दिया। तो अब ये करेगा ये कि लार्जेस्ट नंबर निकालेगा। अब हम यहाँ पे चाहें तो प्रिंट करवा के देख सकते हैं। हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे जनाब हमने लिख दिया लार्जेस्ट नंबर इज और यहाँ पे प्लस करके लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इस प्रोग्राम को ज़रा चला के देख लेते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले इनपुट ले रहा है हमसे, तो मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ 5, 15, 23, 12 और 4 और जनाब एक नंबर मैंने 6 इनपुट कर दिया। देखें क्या बता रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 23। कैलकुलेट करके इसने सही बताया हमें कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो 23 है, सही है। तो हुआ क्या है कि 0 इंडेक्स पे 5 चला गया, 1 पे 15 चला गया, 2 पे 23 चला गया, 12 जो है वो 4th इंडेक्स, 5 3 4 5 और 5 इंडेक्स पे आपके पास 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये काम तो हो गया हमारा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर हमने निकाल लिया। अच्छा, इसमें क्योंकि ये कोड हमने एक्चुअली इस तरह लिखा है कि यूज़र कुछ भी इनपुट कर दे, ठीक है, माउंट नहीं है, हम यूज़र की इनपुट के ऊपर है। अच्छा, अब इनपुट करने के बाद हमें ये मालूम करना है कि ये लार्जेस्ट नंबर कितनी दफ़ा इतनी दफ़ा इनपुट हुआ है। तीसरा जो टास्क था हमारा वो ये था कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितनी दफ़ा हमारे इस एरे में आया है या यूज़र ने इनपुट किया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एक वेरिएबल बना सकते हैं काउंट के नाम से। इसमें आप इनिशियली 0 रख दें, ठीक है। और फिर मैं मज़ीद एक फॉर का लूप लगा रहा हूँ, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने एक चेक लगाया हुआ इफ अंडरस्कोर लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू ARR i। तो क्या करो, क्या करेंगे, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। मैंने लिखा काउंट प्लस प्लस, यानी अगर उसके बराबर है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। फिर आप जो है वो सिंपली क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और जो भी नंबर ऑफ काउंट है, यानी कि आपने लिख दिया नंबर ऑफ काउंट जो है वो आप यहाँ पे प्लस करके बता दें, ठीक है। इसको भी चला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और हम जो है वो करेंगे ये कि जैसे मैं 12 इंटर कर रहा हूँ, फिर मैंने 13 इंटर किया, फिर मैंने दोबारा 12 इंटर कर दिया, फिर मैंने 14 इंटर किया और फिर जो है वो मैंने दोबारा 14 इंटर कर दिया और फिर दोबारा 14 इंटर कर दिया। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो 14 है और वो 3 टाइम्स आया है इसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये सिनेरियो जो है वो बाय यूजिंग एरे हमने बड़ी आसानी से जो है वो इसको अचीव कर लिया, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं जो है वो एरे यूज़ ना करता तो ये प्रोग्राम जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। से जो हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि एरे यूज़ करने का
फ़ायदा क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये सवाल उठता है कि एक नॉर्मल वेरिएबल्स को तो हम लूप में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये 5 वेरिएबल हों और मैं एक लूप के थ्रू यूज़र से इनमें इनपुट लूँ तो कोई फ़ायदा होगा लूप यूज़ करने का? 5 अलग अलग वेरिएबल हैं तो उनको लूप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये जो एरे होता है ये किस तरीके से काम करता है, तो ये चीज़ हमें जो है वो समझ में आएगी। असल में होता ये है कि एरे जो है उसमें अगर मैं 5 साइज़ का एक एरे बनाऊं तो उसमें होता क्या है कि 5 ब्लॉक बनते हैं अलग अलग। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और फिर ये अगर मिसाल के तौर पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये एरे बन गया। डिफरेंट चीज़ ये होती है एरे में कि ये पांचों ब्लॉक एक साथ बनते हैं, पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आपको पहले का एड्रेस पता है तो बाकी सब पे आप जंप कर सकते हैं। मुझे अगर मैं 0 पे पहुंच जाऊं तो 1 पे जाने के लिए 4 बाइट जंप करना है, 2 पे जाने के लिए 8 करना है, 3 पे जाने के लिए 12 करना है और 4 पे जाने के लिए 16 बाइट जंप करना है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चीज़ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ARR, और ARR जो है वो पॉइंट किसको कर रहा होगा, ARR पॉइंट कर रहा होगा 0 को। सही। इसकी बनिस्बत अगर 5 अलग अलग वेरिएबल होते तो ये ब्लॉक कहीं और होता, ये ब्लॉक कहीं और होता, ये ब्लॉक कहीं और होता, ये ब्लॉक कहीं और होता। तो फिर वो उनके हर एक के लिए अलग अलग आपको एक रेफरेंस चाहिए होता, और वो आप कभी भी एक लूप में यूज़ नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक एडवांटेज है किसका, लूप एरे का, कि जब हम एरे को यूज़ करते हैं तो उसमें ये काम होता है। अच्छा, अब इसमें जब एरे आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें क्लियर ही हमें होनी चाहिए पता। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, नज़र आ रही है, न्यू इंट, और इसमें लिख दिया मैंने 5, तो इससे बन जाएगा एक 5 साइज़ का एरे। ठीक है, 5 साइज़ का हमारे पास बन गया एरे। इसमें देखें, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ये है वेरिएबल की डिक्लेरेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं एरे वेरिएबल को, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं क्या, इसको कर रहे हैं इनिशियलाइज। इसको आप बोलेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है, ऑब्जेक्ट्स वाला। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे ऐसे लिख दूँ इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे पास कर दूँ 5, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि ये a जो है ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, और ये है तमाम जनाब 5 एरे। यहाँ ये बात जहन में रहे कि अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा न्यू इंट और इसमें लिख दिया 5, तो ये वेरिएबल 5 बना देगा, और किसमें? लेकिन वो कहाँ, ये चीज़ जो है वो कन्फ्यूजन है, वो ऑब्जेक्ट वाली बात है। तो ये नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि एक एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एरे टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, यानी वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो एरे हो, सिंपल वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे उसके लिए जावा में आप ऐसे डिक्लेयर कर दें तो जनाब ये फिर एरे बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एरे होता है ना, इसको बोलते हैं आप स्टैटिक एरे। सही है। इसके मुकाबले में एरे की एक और टाइप भी होती है, और वो क्या है कि आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यू डिफाइन कर दें, कॉमा सेपरेटेड। इसको जनाब कहा जाता है क्या, इसको आप कहते हैं डायनेमिक एरे, और इसको जनाब शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कहा जाता है। सही है। इसमें क्या फ़र्क है इसमें और ऊपर वाले में? इसमें देखें, आपने ये बना दिया ना, 5 साइज कर दिया, अब आपको एक एक करके वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे आपने 0 में कोई वैल्यू रखी 1,
फिर आपने 1 में वैल्यू रखी जनाब 2, फिर आपने तीसरे वेरिएबल में जाके वैल्यू रखी 3, फिर आपने चौथे वेरिएबल में जाके वैल्यू रखी 4, फिर आपने पांचवें वेरिएबल में जाके वैल्यू रखी 5। ठीक है, ये 6 लाइनें और ये एक लाइन एक ही काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये जहन में रखें कि फिर ये जो चेंज तो खैर वो है, एट दी एंड जब मेमोरी में देखेंगे ना तो दोनों का जो वो इफेक्ट होगा वो सेम ही होगा। यानी कि 0 पे 1 पड़ा हुआ होगा, 1 पे 2 पड़ा हुआ होगा और 4 पे जो है वो 5 पड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे भी यही काम हो रहा होगा। बस ये कि ये एक लाइन में ये 5-6 लाइनों का काम हमने कर लिया, लेकिन ये उस वक्त हम कर सकते हैं जब हमें वैल्यू पता हो। अब अगर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो फिर यही तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा। और फिर ये जो शॉर्ट एंड नोटेशन होती है ये आप अलग अलग लाइन में भी नहीं कर सकते, ये आपको एक ही लाइन में करना पड़ेगा। और वेरिएबल ज़्यादा होता है। हाँ, अगर मैं इस तरीके से करूँ ए इक्वल्स टू, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये एक ही लाइन में आपको ये शॉर्ट एंड नोटेशन जो है क्या करनी पड़ेगी, वो फॉर्म करनी पड़ेगी। सही है? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक जो बातें की हमने? सिंपल सी बात है। अच्छा, आप देखें एरे की जो है वो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, और जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उनसे रिलेटेड हमारे जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें हमें एक प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम क्या होगा कि हम जो है वो यूज़र से 6 इनपुट लेंगे। पहला काम हमारा ये होगा 6 इनपुट्स। अच्छा, इनपुट लेने के बाद दूसरा काम हमारा ये होगा कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर। उन 6 में से हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तीसरा काम हमें ये करना है कि फाइंड नंबर ऑफ occurrence ऑफ लार्जेस्ट नंबर, यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर उन इनपुट में कितनी दफ़ा आया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये काम ज़ाहिर है हमें करना पड़ेगा बाय यूजिंग एरे। करें ज़रा। अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो हमारे पास। दूसरा सिनेरियो क्या है जी? दूसरा सिनेरियो ये है कि हम जो है वो स्टूडेंट के कुछ मार्क्स इनपुट लेंगे, और ये कह देते हैं हमें चलने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा काम हमने करना है कि उसमें से कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है बेस्ट स्कोर। कैसे फाइंड करेंगे? पहले वही 5 इनपुट लेगा, मार्क्स इनपुट। और बेस्ट स्कोर कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट नंबर निकाला था वैसे बेस्ट स्कोर निकाल लेंगे, बेस्ट स्कोर पता चल जाएगा। अच्छा, जब बेस्ट स्कोर हमने निकाल दिया तो अब हमें ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग हम किस तरीके से करेंगे कि जिसका बेस्ट स्कोर है, बेस्ट स्कोर -10 से ग्रेटर देन इक्वल वाला जो है वो हम करेंगे जनाब, उसको कहेंगे असाइन ए टू स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू बेस्ट स्कोर -10। अभी आपका ए क्या होता है? 88 होता है, लेकिन यहाँ 88 ए नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर बेस्ट स्कोर ही 60 होगा तो 60 - 10 50 प्लस का ए हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और असाइन ए तो ये हो गया। असाइन बी करेंगे हम -20। ठीक है, असाइन सी करेंगे हम थोड़ी चेंज होगी ना। कहाँ से आएगा? एंड एंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो खैर आपके लॉजिक के ऊपर है, बहुत तरीके हैं।
फिर अगर सिर्फ -20 किया तो ये तो A सबको B सबको दे देते। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो हैं, जो रिमेनिंग है C से नीचे जो हैं, उनको आप फेल असाइन कर दें। और एंड में जो है वो 4 में क्या करेंगे, आप एक रिपोर्ट प्रिंट कर दें, प्रिंट ऑल 5 स्टूडेंट्स ग्रेड। ठीक है।